KP classes dedicated to excellence. Hello guys, I hope you are all doing well and I am Ronak Tiwari and today we will discuss all about एलेट। जो भी स्टूडेंट्स एलेट के एग्ज़ाम को देना चाहते हैं एंड एलेट के एग्ज़ाम को देकर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उन्हें ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। एंड इस वीडियो में मैंने एलेट के रिगार्डिंग क्या है सिलेबस है, क्या स्ट्रेटजी है क्वालिफाई करने की, क्या इसके इम्पॉर्टेंट डेट्स रहते हैं जिसमें एग्ज़ाम होने की पॉसिबिलिटी रहती है, मैंने इसमें वन बाय वन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करके रखा है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी वन ऑफ द टॉप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी इन द इंडिया एंड इसमें एडमिशन लेना हर एक बच्चों का ड्रीम होता है। एंड इवन देन यहाँ तक कहा जाता है कि ये नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी सभी बच्चों के ड्रीम के साथ साथ लॉ स्टूडेंट के लिए हीवन के जैसे माना जाता है। ये माना जाता है कि लॉ स्टूडेंट के लिए नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली एक हीवन के समान है, स्वर्ग के समान है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली में कैसे एडमिशन लिया जा सकता है एंड कैसे हम प्रिपरेशन करें तो कि हमारा एलेट क्वालिफाई हो जाएगा, तो वो सब सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। आप देख सकते हैं कैंपस वहाँ का कितना खूबसूरत कैंपस है एंड ये मेन गेट है, यहाँ से आपकी एंट्री होगी एंड ये मेन मतलब कैंपस है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एलेट की एलिजिबिलिटी पहले हम देखते हैं कि एलेट के एग्ज़ाम को दे सकता है। तो एलेट के रिगार्डिंग मैं आपको बता दूं कि वो आफ्टर लॉ भी एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराता है ना, आफ्टर 12th के बाद भी कराता है। तो जो आफ्टर लॉ मतलब जो LLB कर लिए रहते हैं वो जो एंट्रेंस एग्जाम देते हैं तो वो PG देते हैं, मीन्स मास्टर्स करने के लिए LLM करने के लिए देते हैं। एंड जो आफ्टर 12th एंट्रेंस एग्जाम देते हैं तो उन्हें वहाँ से 5 ईयर का लॉ करने को मिलता है जिसे BLLB कोर्स बोलते हैं। तो वो BLLB एडमिशन लेते हैं, मीन्स वो ग्रेजुएशन डिग्री के लिए वहाँ से लॉ करते हैं। आफ्टर 12th अगर आप एग्ज़ाम देंगे तो आपको 5 ईयर का लॉ करना पड़ेगा। एंड अगर आपका लॉ कंप्लीट है देन अगर आप एलेट एग्ज़ाम दे रहे हैं PG के लिए तो आपको वहाँ से मास्टर्स करना पड़ेगा। बेसिकली ये दो फैसिलिटी इसके बाद PhD भी है, बट वहाँ पे हमें फ़िलहाल नहीं बात करनी, अभी हमें सिर्फ UG की रिगार्डिंग बात करनी। UG इन द सेंस कि अगर आप अंडर ग्रेजुएट कोर्स वहाँ से ग्रेजुएट कोर्स वहाँ से करना चाह रहे हो, मीन्स लॉ करना चाह रहे हो, तो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि बच्चा या 12th में उसके एटलीस्ट कितने परसेंट होने हैं, तो आपको देखना है कि बच्चे के 12th में एटलीस्ट 45% होने चाहिए। और 45% में तो जनरल OBC कोई कैटेगरी के अगर अप्लाई करने के लिए एंड SC ST एंड जो पर्सन विद डिसेबिलिटी या PWD कैटेगरी है उनके लिए एटलीस्ट 12th में 40% होना चाहिए। तो अगर मैं परसेंट की 12th में बात करूं तो जनरल OBC इन सब के लिए कितने परसेंट की रिक्वायरमेंट है, 45% रिक्वायरमेंट है। एंड SC ST एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 40%, एटलीस्ट 40% उनके होने चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अगर कोई बच्चा अभी 12th में है, मतलब उसका अभी रिजल्ट नहीं है, तो क्या वो अपीयर हो सकता है या एलेट फॉर्म को फिल कर सकता है? तो यस, वो डेफिनेटली फिल कर सकता है, बट उसके रिजल्ट आने के बाद इतने परसेंट मार्क्स होने चाहिए, ये मैंडेटरी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एप्लीकेशन फॉर्म फीस की अगर मैं बात करूं तो जो गरीब वाले उनकी फीस रहेगी 3050 मीन्स 3050 रुपीज़। एंड जो SC ST PWD रहेंगे उनकी जो एप्लीकेशन फीस रहेगी वो रहेगी 1050 मीन्स 1050 रुपीज़। एंड ST एंड BPL जो कैटेगरीज लोग आते हैं तो वो एग्जेम्प्टेड है, उनकी कोई फीस नहीं है। एंड इसमें टोटल नंबर ऑफ सीट की जो UG में नंबर ऑफ सीट होती है अगर मैं उसकी बात करूं, या जो आप आफ्टर 12th के एग्ज़ाम दे करके जो वहाँ पे आप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी BLLB के लिए एडमिशन लोगे तो नंबर ऑफ सीट की बात करूं तो उसमें टोटल 80 टू 110 के बीच में सीट रहती है, मतलब 80 टू 110 के बीच में सीटें आपको देखने को मिलेंगी। तो कितनी हो गई, तो मैं मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट लिख के यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि टोटल नंबर ऑफ सीट 110 की पॉसिबिलिटी रहती है, बट 82 आप 110 के बीच में मान के चलो। तो आप यहाँ पे फीस देख लिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लिया, नंबर ऑफ सीट देख लिया, तो आई होप ये सब सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कि जो एग्ज़ाम होगा वो आपका ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा। तो मोड ऑफ एग्जाम
सेलेक्ट एग्जाम आपका ऑफलाइन ही होता है। क्वेश्चन यहाँ पे एंड 150 मार्क्स के मीन्स मार्क्स इस तरीके से कह सकते हैं, एवरी क्वेश्चन पे आपको 1 मार्क्स मिलेगा। एक क्वेश्चन आपका सही हुआ तो आपको 1 मार्क्स मिल गया। इंपॉर्टेंट थिंग इज, अगर मैं नेगेटिव मार्किंग की बात करूं तो आपको मतलब एक क्वेश्चन पे 1 मार्क मिला, एंड अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो आप, तो इसमें माइनस मार्किंग भी है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो एक क्वेश्चन मार्क्स डिडक्ट भी होंगे। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जो इसमें ड्यूरेशन होता है, सो एलिट एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपकी जो स्पीड होनी चाहिए वो बहुत बेटर होनी चाहिए। इसलिए स्पीड बहुत बेटर होनी चाहिए क्योंकि 150 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 90 मिनट्स मिलते हैं। अगर मैं क्लैट की यहाँ पे बात करूँ तो क्लैट में क्या होता है कि वहाँ पे भी 150 क्वेश्चन रहते हैं नो डाउट, बट वहाँ पे जो टाइमिंग होती है वो टाइमिंग 2 आवर्स की होती है, मतलब कि 120 मिनट्स की होती है। बट एलेट में ऐसा नहीं है। एलेट में क्या है कि जो आपकी टाइमिंग होगी वो होगी 150 क्वेश्चन के रिगार्डिंग सिर्फ और सिर्फ 90 मिनट्स, मीन्स आपको 90 मिनट्स में 150 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। इसलिए ये एग्ज़ाम थोड़ा टफ बन जाता है। सो आपको स्पीड पे बहुत वर्क करना है, बहुत सारे मॉक सॉल्व करना है। तो अभी मैं स्ट्रैटेजी पे बात करूँगा एग्जैक्टली आपको कैसी स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज जो क्वेश्चन टाइप रहेंगे, तो मैंने आपको पहले डिस्कस कर दिया कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, मींस एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस यहाँ पे आएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज पेपर विल बी इन इंग्लिश मीडियम ओनली। जैसे कि आफ्टर 12th के बाद जो कुछ एंट्रेंस एग्जाम होते हैं तो क्वेश्चन मोड हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में आता है, बट एलेट एंड क्लैट एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन ओनली एंड ओनली इंग्लिश मोड। सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मोड एंड एलेट दोनों एग्जामिनेशन कंडक्ट किए जाने, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। मीन्स एग्जामिनेशन का जो मोड रहेगा वो इंग्लिश मीडियम रहेगा। नेक्स्ट मार्किंग स्कीम मैंने आपको बता दिया, अगर एक क्वेश्चन आपका सही हुआ तो 1 मार्क्स मिलेंगे, एंड अगर एक क्वेश्चन गलत हुआ तो 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट किए जाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज जो अगर कुछ एलेट के इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उनकी बात करूँ तो जो 2024 की क्लैट में 2024 एलेट में एडमिशन होने वाले हैं, तो अगर उन सबकी डेट्स यहाँ पे है तो आप देख सकते हो कि डेट आने की पॉसिबिलिटी जुलाई में है, एंड एप्लीकेशन फॉर्म फर्स्ट वीक आप अगस्त से इसका ओपन हो जाएगा। लास्ट डेट जो अप्लाई करने का रहेगा वो रहेगा नवंबर तक, एंड एडमिट कार्ड आप नवंबर लास्ट रिलीज हो जाएंगे, एंड एलेट के एग्जाम जो आपके होंगे वो दिसंबर मंथ, एंड आंसर की और रिजल्ट टू बी अनाउंस या नोटिफाइड मीन्स कि वो अनाउंस किए जाएंगे। वो भी आप मान के चलो कि जैन तक ये दोनों चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे कुछ टेंटेटिव डेट दी गई हैं जिन डेट को ये पॉसिबिलिटी है कि 2024 के लिए एग्ज़ाम यहाँ तक हो जाएगा और यहाँ तक आपके रिजल्ट्स आ जाएंगे। तो जैसे क्लैट आज के टाइम में दिसंबर में एग्ज़ाम करा रहा है, वही पॉसिबिलिटी अभी है कि एलएडी एग्ज़ाम दिसंबर में ही कराए। ये डेट की रिलीज डेट ये सब चीज़ें यहाँ पे मेंशन करके मैंने रख दिया है कि रिलीज डेट क्या हो सकती है, एप्लीकेशन फॉर्म की डेट क्या हो सकती है, लास्ट डेट क्या रहेगी, तो 1 बाय 1 सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एलेट एग्जाम पैटर्न क्या होंगे। सो लैंग्वेज आपकी इंग्लिश रहेगी, ये तो मैंने पहले आपको बता दिया था। इसलिए इसमें इंग्लिश लैंग्वेज से कितने क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन आएंगे, एंड करंट अफेयर एंड जनरल नॉलेज से कितने क्वेश्चन आएंगे, 30 क्वेश्चन, एंड लॉजिक 70। सो वी कैन से एलेट एग्जाम इंक्लूड ओनली 3 सब्जेक्ट, इंग्लिश, जीके, सीए, लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि लीगल रीजनिंग नहीं है, लॉजिकल रीजनिंग है। एंड यहाँ पे ये भी आपको नोटिस करना है कि क्वेश्चंस को 70 क्वेश्चंस आएंगे, मतलब अगर आपका लॉजिकल रीजनिंग भी प्रॉपर कमांड है तो इंग्लिश में ऑलमोस्ट
रहता है तो इंग्लिश कवर हो जाता है। जीके सीए तो सब मतलब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आप कुछ करंट की चीज़ें उन्हें पता रहती है, तो उसमें भी बहुत इश्यूज नहीं आने वाले। अगर आपके लॉजिकल रीजनिंग स्ट्रांग है, अगर नहीं स्ट्रांग है तो अगर आप इसे स्ट्रांग कर रहे हो तो आपके ये दोनों में भी ठीक ठाक मार्क्स आ जाएंगे, देन यू विल बी डेफिनेटली गेट एलेट एग्जाम्स। सो हम कह सकते हैं कि अगर आप लॉजिकल रीजनिंग पे आपको पहले अच्छे से फोकस करना है, देन आपको इंग्लिश पे अच्छे से फोकस के लिए अगर आप बेसिस पे अगर आप हर चीज़ से अवेयर हो कि क्या चल रहा है हमारे कंट्री में या फॉरेन कंट्री में, एंड कौन आज के टाइम पे किस पोस्ट पे, ये सब चीज़ें आपको पता है, एंड कुछ और भी आप अपनी कोचिंग के थ्रू गाइडेंस ले रहे हो, वहाँ से भी पढ़ ले रहे हो, सो कोई इशू आपको जीके एंड करेंट अफेयर में नहीं आएगी। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ 3 पेपर्स आपके हैं, मतलब बहुत ही कम पेपर्स हैं, आपको सिर्फ इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग एंड जीके करंट अफेयर पे ही फोकस करना है। यहाँ का सिलेबस ब्रॉड नहीं है, सिलेबस बहुत कम है, लिमिटेड है, आपको इन्हीं पे बस अच्छे से फोकस करना है। इन तीनों सब्जेक्ट को आपका बिल्कुल मास्टर बनना है, जिससे कि एग्जाम में आपको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आए। और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है मॉक, आप इसमें एटलीस्ट 200 प्लस मॉक दोगे तो जाके बेटर रहेगा, क्योंकि इसमें टाइम स्पीड इतना मैटर करता है, इतना मैटर करता है, क्या ही बताएं। क्योंकि 90 मिनट्स में 150 क्वेश्चन सॉल्व करना अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ होती है, मतलब कि 1 क्वेश्चन पे आपको 1 मिनट भी नहीं मिल रहा है, 30 सेकेंड के आप आसपास मान के चलो, तो ये बहुत मतलब रिस्की चीज़ होता है कि आपको 30 या 40 सेकेंड के अंदर एक क्वेश्चन पढ़ना है, फिर उसके 4 ऑप्शन पढ़ने हैं, उसको सॉल्व भी करना है। यहाँ पे आपको टाइम मैनेजमेंट पे थोड़ा फोकस करना पड़ेगा, और टाइम मैनेजमेंट पे अगर आपका कंट्रोल है तो एलिट एग्जाम आपके हाथ में, आपका एग्जाम कोई भी नहीं रोक सकता। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, अगर इंग्लिश से मैं कौन कौन से टॉपिक इंक्लूड है अगर मैं उनकी बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन वेयर ऑन आइडियम्स, फॉरेन फ्रेसेस, फ्रेजल वर्ब्स, नेक्स्ट न्यू लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड सेंटेंस टाइप, थीम, टोन एंड इन्फ्रेंसेस एंड क्वेश्चन एबंडेंस। सो ये सारी चीज़ें आपके इंग्लिश सिलेबस में है। तो यहाँ पे भी इंग्लिश में आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा नहीं है, 10 से 12 टॉपिक यहाँ पे होंगे, आपको वो प्रॉपर तरीके से कवर करना है, और एक टॉपिक को आप 10 बार पढ़ो, क्योंकि रिवीजन एंड मॉक ये फाइनल काम में आएगा, क्योंकि वहाँ पे आपके पास टाइम बहुत कम रहेगा, तो इसलिए आपके जितने रिवीजन रहेंगे प्लस एग्जाम में आपको हेल्प करेगी, आपकी कोई भी हेल्प नहीं करने वाला। अगर आपकी प्रैक्टिस प्रॉपर तरीके से है, सारी चीज़ें आपके माइंड में है, अगर आपकी कैपेसिटी इतनी अच्छी है कि जो लॉजिकल रीजनिंग का कॉमन क्वेश्चन एक कॉमन पर्सन 2 मिनट में सॉल्व करता है, अगर आप उसे 30 सेकंड में सॉल्व करने में एबल हो तो डेफिनेटली आपके एलेट एग्जाम हो जाएंगे। सिर्फ आपको इसी पे वर्क करना है। एंड अगर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली की मैं प्लेसमेंट की बात करूँ तो वहाँ पे 100% प्लेसमेंट है, एंड वहाँ का प्लेसमेंट है NLU बेंगलुरु का प्लेसमेंट सेम माना जाता है। एंड पैकेजेस की मैं बात करूँ तो एटलीस्ट वहाँ पे 15 लाख मिनिमम पैकेजेस रहता है, मैक्सिमम वहाँ के पैकेजेस 50 लाख भी जाते हैं। तो वन ऑफ द बेस्ट नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज इन द इंडिया। एंड आपके कैरियर में तो कोई डाउट ही नहीं रहेगा कितना बेटर आपका कैरियर रहेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको फोकस करना है, सिर्फ इन चीज़ों को वर्क करना है। नेक्स्ट अगर मैं जीके एंड सीए की बात करूँ तो उसमें 6 मंथ के करंट अफेयर से अपडेट रहना पड़ेगा। तो आप न्यूज़पेपर बहुत सारे मैगजीन आज के डेट में आते हैं, तो अगर आप उन्हें भी कवर कर रहे हो तो भी आप इसे अच्छे से एग्जाम में अटेंड कर पाओगे। नेक्स्ट जो इसमें जीके हैं वो सब क्वेश्चंस कहाँ से बन जाते हैं, बेसिकली तो स्पोर्ट्स से बन जाते हैं, पर्सन इन न्यूज़ से बन जाते हैं, एंड प्लेसेस इन द न्यूज़, इन सब चीज़ों से क्वेश्चन बनते हैं। एंड देयर वाज नो डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम कोर स्टैटिक जीके, तब डायरेक्ट क्वेश्चन कोर स्टैटिक जीके से यहाँ पे नहीं देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज 3-4 क्वेश्चन हैविंग स्टैटिक जीके ओरिएंटेशन, मीन्स 3-4 क्वेश्चन, तो मतलब जहाँ पे 40 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन आने थे या 30 क्वेश्चन आने थे, बट वहाँ पे अगर 3-4 क्वेश्चन आ जाते तो वो बड़ी बात है। 3-4 क्वेश्चन स्टैटिक जीके से तो आपको मिल जाएगा, अदरवाइज आपको स्टैटिक जीके से क्वेश्चन मिलेंगे, इन सब जगह से क्वेश्चन मिलेंगे। एंड सीएस से आपको मतलब करंट अफेयर से आपको काफ़ी क्वेश्चन मिलेंगे। करंट अफेयर जो लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर है उन पे उनको मतलब आप प्रॉपर तरीके से कंट्रोल में रखो, मतलब उन्हें आप जितना
स्टडी करोगे उतना बेटर आपके लिए होगा। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज लॉजिकल रीजनिंग की मैं बात करूं तो लॉजिकल रीजनिंग में ये सारे टॉपिक यहाँ % का मान होना चाहिए, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग को आप जितना बेटर तरीके से करोगे उतना ही अच्छा रहेगा, जितनी प्रैक्टिस करोगे जितने मॉक दोगे उतना ही बेटर रहेगा। इसके पीछे रीजन ये रहता है कि लॉजिकल रीजनिंग टाइम टेकिंग क्वेश्चंस होते हैं। जैसे CAGK में क्या है या इंग्लिश में भी क्या है कि जो चीज़ आ रहा है वो आ रहा है। आपने जैसे कोई आपसे स्टैटिक जीके में कि वेयर इज सिचुएटेड ताजमहल, तो उसमें अगर आपको पता है आगरा देना, आगरा आपने टिक कर दिया सही है, बट अगर ऐसा नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो उसमें क्या हुआ, क्वेश्चन पढ़ा आपने आंसर लगाया, टाइम आपकी वेस्ट नहीं हुआ, आप 30 सेकंड में कर सकते हो। बट लॉजिकल रीजनिंग में सॉल्व करना पड़ता है, हमें समझना पड़ता है, तो हमें टाइम लगता है। इसलिए आपकी प्रैक्टिस लॉजिकल रीजनिंग में बहुत होनी चाहिए, आपकी पूरी कैपेसिटी लॉजिकल रीजनिंग पे लगनी चाहिए। नेक्स्ट अगर मैं इसमें टॉपिक की बात करूँ तो यहाँ पे ब्लड रिलेशंस, डेटा अरेंजमेंट एंड सम ऑफ not directly look like a question, but the candidate needs to use skill is similar to this required for DA to solve this question. This applies to question on the relations. कुछ डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोनों तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे आपके सिलेबस है। एंड डिफिकल्टी लेवल की मैं बात करूँ तो मॉडरेट डिफिकल्ट रहेगा। बेसिकली पेपर बनने का 3 तरीका होता है, फर्स्ट इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट। बट यहाँ पे इजी नहीं है, मॉडरेट टू डिफिकल्ट है, इसीलिए एलिट अपने आप में बहुत टफ एग्जाम माना जाता है। एंड यहाँ के बच्चों की भी प्लेसमेंट बहुत ही बेटर प्लेसमेंट होती है। एंड सबका ड्रीम इसीलिए रहता है कि हम नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली से पढ़ें, और दिल्ली आपके कैपिटल में है तो इसलिए उसकी और वेटेज है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कुछ स्ट्रैटेजी हैं जिन्हें आपको फॉलो करना है। अगर आप इन स्ट्रैटेजी को, इसमें से 4-5 स्ट्रैटेजी को भी आपने फॉलो कर लिया तो आपका एलिट कोई नहीं रोक सकता। तो इन सब चीज़ों पे भी आपको वर्क करना है। जैसे फर्स्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज नो इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर द एग्जाम, मतलब कि आपके एग्जाम में कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वो सारे टॉपिक मैंने मेंशन कर दिया है कि उन टॉपिक पे आपका 100% कमांड होना ही चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग टाइम मैनेजमेंट स्किल। मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि आपको टाइम मैनेजमेंट पे वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास 90 मिनट्स रहेंगे और क्वेश्चन आपके रहेंगे 150। तो उन 90 मिनट्स में आपको 150 क्वेश्चंस करने के लिए आपकी प्रैक्टिस बहुत प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अंडरस्टैंड द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द एग्जाम्स, मतलब कि आपको एग्जाम का लेवल पता होना चाहिए, उसकी लिमिट क्या है वो पता होना चाहिए। क्योंकि अगर आपको वही नहीं पता है कि किस लेवल से क्वेश्चन पूछा जाता है तो बड़ी प्रॉब्लम होगी। वैसे मैं अगर आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताऊं तो जैसे पॉलिटी हो गया, तो पॉलिटी से क्वेश्चन क्लैट में भी आते हैं, यूपीएससी में भी आते हैं, या और कुछ लॉ के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं वहाँ पे भी आते हैं, यूपीएससी में भी आते हैं। तो क्या यूपीएससी वाले क्वेश्चंस एडमिशन एंट्रेंस में पूछा जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। पॉलिटी वही रहता है बट उस लेवल का नहीं पूछा जाएगा, मतलब ऊपर ऊपर से पूछ लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल यूपीएससी में पूछेगा तो कोई ग्राउंड पूछेगा, बहुत टफ में पूछेगा। किसी एडमिशन एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन अगर आता है पॉलिटी, बेसिकली ऐसे पूछ लेगा विच पार्ट डील विद फंडामेंटल राइट, या विच आर्टिकल डील विद इक्वलिटी। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पे जो डिफिकल्टी आपको वो समझना पड़ेगा। डिफिकल्टी लेवल आपका मॉडरेट हाई है, मतलब कि आप हाई मान के चलो, इसलिए आपको डीप डाउन में अच्छे से चीजें पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आपको ये बहुत अच्छे से करना पड़ेगा कि किस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये सब चीज़ें आप जानने के लिए आपको मॉक देना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर के तो जितने क्वेश्चन मिले आप सब सॉल्व करो, उससे आपको एक आइडिया लगेगा कि एग्जैक्टली एलिट क्या पूछता है, और आप एग्जामिनर के माइंड को रीड कर पाओगे कि वो क्या पूछ सकता है या कहाँ से क्वेश्चन उठाता है। तो वो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो पाएंगी। एंड साथ ही साथ नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट थिंग है, गेन कॉन्फिडेंस एंड कीप अ गुड अंडरस्टैंडिंग एग्जाम पैटर्न एंड, वो मैं बार बार कह रहा हूँ, एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस, अपने ऊपर विश्वास आपको होना ही चाहिए कि यस आई कैन डू एंड आई कैन क्वालिफाई, ये आपके अंदर होना चाहिए, इतना बिलीव। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ऑब्टेन द राइट स्टडी मटेरियल इंक्लूडिंग बुक्स एंड सैम्पल पेपर्स। आपके पास मटेरियल होने चाहिए, क्योंकि मटेरियल के लैकनेस में भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं क्वालिफाई हो पाता।
तो आपके पास जो भी प्रॉपर मटेरियल है ये सब सारी चीज़ें होनी चाहिए। आप किसी कोचिंग से या कोचिंग में वैसे जहाँ पे भी आप एडमिशन लोगे तो आपको प्रोवाइड करते हैं, फिर भी आपको और जगह से मटेरियल्स लेने पड़ेंगे, जैसे कि कुछ अनसॉल्व अगर आपको मिल गई, या मॉक आपको, जैसे मान लेते हैं आप जहाँ कोचिंग वहाँ वो आपको 50 मॉक करा रहे हैं, 100 मॉक करा रहे हैं, आपको किसी और जगह से कुछ मॉक मिल जा रहा है तो आप उसको भी करो। मॉक पेपर आप जितना करोगे, सैम्पल आप जितना यूज़ करोगे उतना ही आपके लिए बेटर रहेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि डेली आपको न्यूज़पेपर पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि सीए आप विदाउट न्यूज़पेपर के नहीं कवर कर सकते हो। तो द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये सब चीज़ों के, द टाइम्स ऑफ इंडिया, एक्सप्रेस न्यूज़, आप ये सब चीज़ों को प्रीफर कर सकते हो, हिंदू भी प्रीफर कर सकते हो। तो उन सब चीज़ों को आप पढ़ रहे हो तो भी आपके लिए बेटर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मेक अ थ्रो स्टडी एंड स्टिक। आपका एक स्टडी प्लान होना चाहिए, उस स्टडी प्लान को आप फॉलो करो, बिल्कुल अच्छे से आप उसे फॉलो करो, एंड जितना हो पाए आप मॉक टेस्ट को as many previous year एलेट क्वेश्चन पेपर एज पॉसिबल। जितना हो पाए, जितने ईयर के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिले आप उनको सॉल्व करो। नहीं मिल रहा है परचेस करो, कहीं से इकट्ठा करो, फ्रेंड से लो, कोचिंग से लो, कहीं से लो, बट एलेट के क्वेश्चन पेपर आप बहुत अच्छे से सॉल्व करो। इवन देन एलेट के जितने भी मिल जाए 10 साल, 15 साल, 20 साल, 5 ईयर, 10 ईयर, मतलब जितने भी क्वेश्चन ईयर आपको मतलब प्रीवियस क्वेश्चन ईयर मिल रहे हैं, उन्हें समझ के उनकी स्ट्रेटेजी को आप देखो कि एग्जैक्टली क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं, कहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, ये सारी चीज़ों पे आपको वर्क करना है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, अगर आप हमारे केपी क्लासेस को ज्वाइन करते हैं तो ये सारी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। एंड आपको एक भी मटेरियल बाहर से नहीं लेना पड़ेगा, सारे मटेरियल, सारी बुक, सारी क्लासेस, वो भी लाइव क्लासेस एंड ऑफलाइन क्लासेस, सारी चीज़ें हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। तो सो इफ़ एनी वन इंटरेस्टेड सो कैन मैसेज ऑन दिस mentioned email ID. Thank you so much.